अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा पहला ही टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका एक केस हमने कर लिया था, नेगेटिव केस हमारा रह गया था। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आज इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम उसको कवर कर लेंगे। तो पहचान वही है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है और ते हैं वगैरह आएगा। ठीक है, जो जुमला ता है, ती है, ते पे ख़त्म होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है, और उसमें अगर नहीं का लफ्ज़ आ जाएगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, यानी नफ़ी हो जाए किसी काम की, वर्ब की नफ़ी हो जाए तो फिर काम की नफ़ी हो जाए तो हम कहते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे मैं ख़त लिखता हूँ, ता है पे ख़त्म हुआ जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं ख़त नहीं लिखता हूँ तो काम करने की नफ़ी हो गई है, तो ये फिर नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सही है। अब इसका रूल देखें आप। सबसे पहले वही बात है, सब्जेक्ट की इंग्लिश करते हैं। अब उसमें क्या था कि हम सब्जेक्ट वर्ब और उसके साथ एस और एस लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे बात चेंज होगी। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके साथ हमने दो हेल्पिंग वर्ब अब हमारे पास आ गए, एक डू है एक डज़ है। बेसिकली एक ही है, लेकिन जो एस और एस हम इजाफा वहाँ पे वर्ब के साथ करते थे वो अब हमने डू के साथ करके उसको डज़ बना दिया। फिर उसके बाद नोट लगेगा इसमें, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब यहाँ पे गौर करें कि जो वर्ब अगर आपने एस और एस इसके साथ जोड़ दिया है तो फिर वो एस और एस वर्ब के साथ नहीं जाएगा। ठीक है, फिर ये बन गया आपका आखिर में आपका ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये है कि डू और डज़ कहाँ लगाना है। तो जहाँ पे हम एस और एस का इजाफा करते थे वहाँ पे डज़ लगेगा, जहाँ पे एस और एस का इजाफा नहीं करते थे वहाँ पे डू लगेगा। तो फिर भी मैंने आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया कि आपने डू कहाँ यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट्स हों आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो। इसी तरह आपने डज़ कहाँ पे यूज़ करना है, ही, शी, इट, नेम, सिंगल सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, अब ये बात आपको समझ आ गई। फार्मूले को याद करें, ये मेन इसका फार्मूला है, इसको आप याद करें। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। अब आ जाएंगे एग्जाम्पल की तरफ। देखें एग्जाम्पल्स आपको नज़र आ रही हैं अब। तो एग्जाम्पल क्या है, वो झूठ नहीं बोलता है। अब इसमें वो जो है वो सब्जेक्ट है, बोलना जो है वो वर्ब है, और झूठ जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट की इंग्लिश करते हैं। अगर आपको रूल नज़र आ रहा है तो आप देखें सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश की जाती है। तो मैंने सब्जेक्ट की इंग्लिश कर दी ही। ये देखें सब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। फिर हमने डू या डज़ में से कुछ लगाना है। अब देखें डू या डज़ में से सिलेक्शन करनी है, तो सब्जेक्ट को देखें वो ही है। तो ही देखें कहाँ पे लिखा हुआ हमने, ये लिखा हुआ ही। तो ही के साथ आपने डज़ लगाना था, तो मैंने ही के बाद क्या लगा दिया, डज़। उसके बाद क्या लगाना है, नोट। तो फिर हमने नोट लगा दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ क्या था, बोलना, तो ये आ गया वर्ब, टेल। अब वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाना आपने। फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट की इंग्लिश कर देनी है। ऑब्जेक्ट क्या है, झूठ, तो आ लाए। तो ये पूरा आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप देखें, ही डज़ नॉट टेल आ लाई। तो ये ऐसे ट्रांसलेशन इसकी हो जाती है। फिर अगली एग्जांपल देखें, सूरज मशरिक में गुरूब नहीं होता है। ता है पे जुमला ख़त्म हुआ, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर नहीं आ गया तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस। अब तीन चीज़ें निकालें। सब्जेक्ट, सूरज इसमें सब्जेक्ट है, गुरूब होना जो है वो वर्ब है, और मशरिक जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश करते हैं, सब्जेक्ट की। तो अगर आप रूल पे आएँ वापस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, फिर डू डज़ में से कुछ लगाना है, फिर नोट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखें ज़रा कि यहाँ पे सूरज, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, दी सन, हेवनली ऑब्जेक्ट है इसलिए आर्टिकल दे दिया मैंने इसके पीछे। तो यहाँ ये आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद हमने डज़ नोट लगा दिया। ठीक है, डज़ नॉट। फिर ये डज़ नॉट क्यों आया है, क्योंकि सूरज जो है वो एक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल सब्जेक्ट हो तो आपने डज़ लगाना। ठीक है, तो सिंगल सब्जेक्ट था, एक बॉडी की बात हुई थी, इसलिए दी सन डज़ नॉट। फिर उसके बाद वर्ब लगाना है आपने, सेट, फर्स्ट फॉर्म है ये वर्ब की। ईस्ट जो है वो इसमें ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्शन जो होती है ना, ये जो सिमतें होती हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, इनके साथ हमेशा इन की प्रपोजिशन यूज़ की जाती है, और पीछे आर्टिकल भी लगता है दी, इन दी ईस्ट। ठीक है, मशरिक में। तो ये इस तरह से जुमला क्या बनेगा, दी सन डज़ नॉट सेट इन दी ईस्ट। तो ये आपकी ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाती है। अच्छा, इसमें जो गौर करने वाली बात है वो चौथे सेंटेंस के अंदर है। चौथा सेंटेंस अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है, हमारी फ़ौज दुश्मन पर हमला नहीं करती है। ती है जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हमें दे रहा है। हमला करना जो है वो वर्ब है, और हमारी फ़ौज जो है वो सब्जेक्ट है, और दुश्मन जो है वो ऑब्जेक्ट है।
तो अब क्या करें, अब जो सब्जेक्ट है देखें और आर्मी, अब जो आर्मी है वो कलेक्टिव नाउन आपके पास नज़र आ रहा है। कलेक्टिव नाउन क्या चीज़ होती है, जब बहुत सारे लोगों के लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे आर्मी है तो आर्मी में एक पर्सोनल नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे सिपाही, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, तो आर्मी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए हमने एक जो लफ्ज़ है उसको इस्तेमाल किया आर्मी, तो ये बन गया कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के साथ आपने डू लगाना है या डज लगाना है, उसमें अब देखें आप क्या करेंगे। तो देखें इसका रूल जो है ना वो सिंपल सा है, जैसे ज्यूरी होती है, अदलिया, जजेस होते हैं। अब एक ज्यूरी थी हमारे पास और उसके अंदर 6 जजेस थे। अब अगर तो ज्यूरी 2 जजेस एक फ़ैसला करते हैं और 3 जजेस जो हैं वो दूसरा फ़ैसला करते हैं, तो चूँकि वो अपने डिसीजन में डिवाइड हुए हैं, तो आपने इसको फिर एज आ जो है ना वो प्लूरल सब्जेक्ट इसको आपने डील करना है और फिर आपने डू लगा देना है। लेकिन अब यहाँ पे आर्मी की बात है, तो आर्मी जब अटैक करती है तो आर्मी चूँकि डिसिप्लिन इदारा है, तो वो ये नहीं होता कि एक फ़ौजी जाके हमला कर दे, 10 फ़ौजी जाके खुद ही हमला कर दें, बल्कि वो पूरा ऑर्गेनाइज़ करके ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को ऑर्डर देती है, फिर आर्मी जो है वो अटैक करती है। तो यहाँ पे डू लगाना गलत है, यहाँ पे हम लगाएंगे डज़, क्योंकि ये आर्मी यहाँ पे एज आ सिंगल सब्जेक्ट ट्रीट होगी, क्योंकि आर्मी के सारे ऑफिशियल्स इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमने हमला करना है। तो इसलिए चूँकि वो सारे लोग मुत्तफिक हैं एक बात पे, एग्री करते हैं, तो इसलिए डज़ लगेगा। अगर ज्यूरी की बात आ जाए और 6 जजेस कोई फ़ैसला करें और 2 जजेस कुछ फ़ैसला करें, तो फिर उनमें चूँकि कॉन्ट्राडिक्शन बन गई जजेस के फ़ैसले में, तो इसलिए फिर आपने उसको डू लगाना उसके साथ, समझ गए। तो कलेक्टिव नाउन का ये रूल याद रखें। तो और आर्मी यहाँ पे डज़ नॉट अटैक ऑन एनिमी, इस तरह से ये इंग्लिश होगी इसकी। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। आपने अगर रूल इसका देखना है तो फिर आप ये जहाँ तक लाइन लगी हुई है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके इसको, तो आप ये रूल अपने पास सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। अपने बुक को टेक्स्ट बुक निकालें, उसमें से इसकी एक्सरसाइज को फॉलो करें। शुक्रिया।